सेकंड यूनिट का ही जो है अगला टॉपिक है तुम्हारा हेनरी लॉ। ठीक है, लगभग ये कंप्लीट होने वाली है यूनिट। ठीक है, एक दो टॉपिक और रह गए हैं। तो इसमें हेनरी लॉ में क्या है कि ये हेनरी लॉ हम कहाँ यूज करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो राउट लॉ यूज किया जाता है उसके लिए जो है क्या है कि हमें पीआई सैचुरेटेड की ज़रूरत पड़ती है एट द टेम्परेचर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कोई ऐसी स्पीसीज़ जिसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एप्लीकेशन से यदि जो है लेस है, यानी उससे कम है टेम्परेचर ऑफ एप्लीकेशन से, तो हम वहाँ पर जो है राउट लॉ का जो है हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज यूजुअली फाउंड फ्रॉम राउट लॉ टू द वाटर विद अजम्पशन दैट नो एयर डिजॉल्व इन द लिक्विड फेज। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है जो कि ध्यान देने वाली बात है कि हम जो है जो वाटर वेपर की जो मोल फ्रैक्शन है एयर में, वो हम राउट लॉ से कैलकुलेट करते हैं। साथ में ये भी अज्यूम करते हैं कि कोई एयर जो है लिक्विड फेज में डिज़ोल्व नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तब हम जो है राउट लॉ का यूज करके हम जो है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लिक्विड फेज जो है वाटर वेपर की जो है कितने जो है एयर में वाटर वेपर की जो है मोल फ्रैक्शन है। जैसे ठीक है, जैसे कि जो है लिक्विड वाटर है जो कि प्योर होता है, तो उसमें जो है जो हम यदि राउट लॉ अप्लाई करेंगे तो जो है क्या है YIP इक्वल टू XI PI सैचुरेटेड, तो XI की वैल्यू हो जाएगी 1 यदि प्योर है। ठीक है, यदि हम वाटर को जो है दूसरी स्पीसीज माने तो यहाँ पर हो जाएगा जो फार्मूला हो जाएगा राउट लॉ का, वो हो जाएगा Y2P इक्वल टू P2 सैचुरेटेड। चूँकि जो है ये प्योर है तो X की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है Y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि जो है वाटर वेपर कितनी जो है एयर में है, वो यहाँ से Y2 की वैल्यू बता रही है। ठीक है, अब मान लो जो है यदि किसी को जो है ये कैलकुलेट करना हो कि जो है कितने जो है एयर के जो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व हैं, कितने एयर के मोल फ्रैक्शन वाटर में डिज़ोल्व हैं, तो इसकी कैलकुलेशन हम जो है हेनरी लॉ से करते हैं। ठीक है, चूँकि जो है राउट लॉ में ये अज्यूम किया जाता है कि एयर के कोई भी जो है मोल्स जो है वाटर में या लिक्विड में जो है डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये हम जब अजम्पशन मान लेते हैं तो वहाँ से हम जो है एयर के जो है मोल्स कितने लिक्विड में डिज़ोल्व हैं ये हम नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम हेनरी लॉ का जो है यूज करते हैं। हेनरी लॉ में क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी हम ध्यान देते हैं कि हेनरी लॉ में ये भी करते हैं कि फॉर स्पीसीज प्रेजेंट एज ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूट इन ए लिक्विड फेज, ये हम मानते हैं कि जो है जो स्पीसीज होती है वो वेरी लिटिल अमाउंट में लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेज में वो जो है लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बन जाता है YIP इक्वल टू XI HI, और HI जो है वो तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट है, और जो है जो HI की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हेनरी लॉ था। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल में जो है ये देख लो क्या है कि अज्यूमिंग दैट कार्बोनेटेड वाटर कंटेन्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, determine the composition of vapor and liquid phases in a sealed can of soda and the pressure exerted on the can at 283.15 Kelvin. Henry constant for CO2 in water at 283.15 Kelvin is about 990 बार। ये हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है इसी जो है टेम्परेचर पर। ठीक है, 990 बार दिया हुआ है। कह रहा है कि जो है कोई कार्बोनेटेड जो है वाटर है जिसमें केवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और उसकी कैन पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रेशर कैलकुलेट करना है। साथ में जो है जो वेपर फेज और लिक्विड फेज जो है कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि पहली स्पीसीज CO2 है, दूसरी स्पीसीज वाटर है। तो पहली स्पीसीज जो है CO2 है, ठीक है, और CO2 की जो है मोल फ्रैक्शन जो है कैलकुलेट करने के वाटर में कितने हैं, तो हम हेनरी लॉ यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं Y1P इक्वल टू X1H1, और दूसरी चूँकि स्पीसीज वाटर है तो वाटर की कितनी जो है
ये निकालना है कि एयर में कितने मोल फ्रैक्शन है या गैस में कितने मोल फ्रैक्शन है या CO2 में कितने मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर CO2 है। तो ये हम जो है राउटर यूज करेंगे y2p इक्वल टू x2p2 सैचुरेटेड। अब जो है दोनों जो है का जो है सम कर लो तो ये हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है हेनरी लॉ जो है जब यूज करते हैं तो एक हमने ये बात कही थी कि ये इसमें जो है माना जाता है कि जो है जो एयर है या कोई जो है गैस है वो जो है लिक्विड फेज में बहुत स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व होती है। अब चूंकि इस जो है क्वेश्चन में हमें x1 की वैल्यू पता नहीं है तो हम यहाँ पर x1 की वैल्यू ले लेते हैं। x1 इक्वल टू 0.01 यानी बहुत कम डिसॉल्व हुई है। ठीक है, x1 की वैल्यू ले लिए तो हमें जो है x2 की वैल्यू है यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमने जो है ऊपर बनाया हुआ है ये x1 h1 प्लस x2 h2। x1 हमने 0.01 ले लिया तो x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 करके निकाल सकते हैं। और जो यहाँ पर जो है जो P2 सैचुरेटेड की वैल्यू है, ठीक है, h1 की वैल्यू तो जो है हमारी दी हुई है 990 बार। P2 सैचुरेटेड जो है हम दिया रहता है, हालांकि यहाँ पर इन्होंने स्टीम टेबल से लिया हुआ है, वैसे ही दिया रहता है P2 सैचुरेटेड की वैल्यू। तो यहाँ पर रख दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाता है। अब यहाँ पर एक कन्फर्मेशन के लिए हम x1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी हेनरी लॉ से कि जो हमने माना था कि बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व है वो क्या पोजीशन है। तो हम देखते हैं कैलकुलेट करके तो ये वही वैल्यू आ जाती है लगभग। ठीक है, तो हम ये जो है हमारा ये जो अजम्पशन था वो लगभग जो है सही है कि बहुत कम अमाउंट में जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वाटर में डिज़ोल्व है। ठीक है, यानी हमारी जो वेपर फेज है वो लगभग जो है प्योर ही प्योर है। ठीक है, तो जो है जो वेपर फेज है उसकी हम जो है कैलकुलेशन यहाँ पर हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। y2 यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हमारा राउटर ला था तो वहाँ से y2 की वैल्यू आ गई तो 1 माइनस y1 की वैल्यू जो आ जाएगी 1 माइनस y2 ये। ठीक है, तो ये आ गई, यानी जो है जो y1 है वो लगभग जो है प्योर ही है 0.99 यानी 99.988 समथिंग, यानी लगभग प्योर ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जो है बताते हैं तुम्हारा क्या है। अगला टॉपिक तुम्हारा फ्लैश कैलकुलेशन है और एक जो है के वैल्यू है। उसके बाद जो है तुम्हारा ये यूनिट ख़त्म।